नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हजरतगंज में हैं और वो इस वक्त व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, जीएसटी उत्सव मना रही है। जब से जीएसटी की दरों में बदलाव हुआ है, 4 से 2 स्लैब आए हैं, उसके बाद से जीएसटी को लेकर के बीजेपी एक उत्सव मना रही है। और इसी उत्सव के तहत आज सीएम योगी आदित्यनाथ हजरतगंज में व्यापारियों से वार्ता करेंगे। वो प्रतिष्ठानों वहां पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहां पर जाएंगे। इसके लिए देर रात से ही जो अधिकारी थे उन्होंने व्यवस्था की थी और जिन प्रतिष्ठानों पर सीएम योगी जाएंगे वहां को दुल्हन की तरह सजाया गया। आपको बता दें, जीएसटी उत्सव के मना रही है और नेक्स्ट जेन जीएसटी उत्सव के तहत आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और वहां के व्यापारियों से बातचीत करेंगे, जीएसटी के फायदे गिनाएंगे, साथ ही साथ जीएसटी से लेकर के और भी व्यापारियों से उसके फायदे को लेकर के बातचीत करेंगे। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंच चुके हैं, क्योंकि बीजेपी जीएसटी उत्सव के साथ पूरे देश में मना रही है और इसी कार्यक्रम के तहत जीएसटी की उत्सव के तहत आज सीएम योगी आदित्यनाथ हजरतगंज में जाएंगे। उसके बाद वहां पर जाकर के यूनिवर्सल बुक सेंटर है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जीएसटी उत्सव को लेकर के सीएम योगी सीधे तौर पर जनता से रूबरू होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। 23 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है और 23 महीने के बाद जब वो जेल से बाहर आए हैं तो उनके तेवर और कलेवर में कोई बदलाव नहीं है। आजम खान जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं, कुछ उसी अंदाज में उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद वही रुख अपनाया है और शेरो शायरी कहते हुए अपनी बात को समझाया है। तमाम ऐसी बातें कही हैं जिसे सुन करके जो तमाम लोग हैं या कहें उनके साथ के जुड़े हुए समर्थक हैं वो भी बहुत चक्के हैं, क्योंकि इशारों इशारों में बात करते हैं और शेरो शायरी के तहत अपनी बातों को कह जाते हैं। पहले क्या कुछ कहा है आप आजम खान ने, पहले आपको सुनाते फिर आगे बताते हैं। जनाजा जाएगा और इसीलिए आप जब लोग मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है। बेशक हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के जमाने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था, अगले 2 दिन बाद फांसी दे जाना हमारी गिनती। आजम खान की शेरो शायरी बड़ी फेमस है और सबसे बड़ी बात है कि बड़े ही अपने अंदाज में कहते हैं ना कि शेरो शायरी अंदाज में अपनी बातों को बड़े प्यार से कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वो बाहर निकल करके आए और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप बीएसपी में शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने बोला कि जिसने ये बातें कही हैं आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, अगर मैं बड़ा नेता होता तो मुझे लेने के लिए बड़े लोग आते। फिलहाल ये बात बड़े और छोटे की बात है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक तंज है कहीं ना कहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर, क्योंकि इशारा वही था। अगर वो साफ तौर पर कह रहे थे कि बड़ा अगर नेता मैं होता तो मुझे लेने के लिए बड़े लोग आते। फिलहाल समाजवादी पार्टी से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा था, लेकिन एक हुजूम था, एक बड़ा हुजूम था। उनकी दीवानगी इस कदर देखने को मिलती है कि चारों तरफ लोगों से कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था और आजम खान के चाहने वाले उनसे मिलने के लिए बेताब थे। फिलहाल आजम खान ने ये सारी बातें कही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनका अगला कदम क्या होगा और किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे या फिर एक नया सियासी कदम लेकर के बीएसपी या किसी और पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ जोड़ रहे हैं ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए मेरे हाथ में मोबाइल है, सवाल काफी है, लेकिन राजनीति के मामले को लेकर के एक राजनेता का सबसे बड़ा इस समय चर्चा में है, वो है, उनका एक ही नाम है जो पूरे देश में विख्यात है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। इस समय बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि राजा भैया एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे विधायक है जो सबसे कम उम्र में विधायक बने और लगातार निर्दलीय रहे। अभी उन्होंने हाल ही में 2019 में पार्टी बनाई है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, लेकिन ये मामला अब थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पत्नी लगातार उनके खिलाफ आरोप पे आरोप लगा रही हैं और आज एक मीडिया संस्थान को उन्होंने इंटरव्यू दिया है
और सीधे सीधे राजा भैया पे तंज कसा है। तंज इसलिए कसा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजा भैया को दूसरी शादी करने को जल्दी पड़ी है। आपको पता होगा 2022 के बाद से इनका पूरा पारिवारिक मसला घर के बाहर आया और कोर्ट तक गया, तलाक तक बात पहुंची। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह अपनी बहू को मनाने के लिए दिल्ली गए थे। यहाँ तक कि उदय प्रताप सिंह, ये कहा जाता है कि आज तक कोर्ट नहीं गए। 2009 में जो किस्सा हुआ था पोटा वाला, क्योंकि बसपा की सरकार थी, राजा भैया और उनके पिताजी को जो है जेल भेजा गया था। उसके बाद से ये कहा जाता है कि उदय प्रताप सिंह कभी कोर्ट तक नहीं जाना उचित समझते हैं। तो उदय प्रताप सिंह दिल्ली जाते हैं, अपनी बहू को मनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि उदय प्रताप सिंह अपनी बहू को मनाने में कामयाब भी रहते हैं और उनको प्रतापगढ़ के भदरी किला लेकर आते हैं। अपनी बहू और नाती और पोतों को लेकर के आते हैं। लेकिन उसके बाद से फिर मामला बिगड़ा, और बिगड़ा इस तरीके से कि अभी कुछ दिन पहले लखनऊ के एक उन्हीं बस्ती के घराने की, जो कि भावनी सिंह बस्ती घराने से आती हैं, और वो अपनी ही माँ के घर पे देर रात तांडव करती हैं। पुलिस पहुंचती है, फिर उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऊपर ठोप दिया जाता है। और साफ तौर पे देखा गया कि किस तरीके से अब लगातार उन्होंने अभी सोशल मीडिया पे एक्स हैंडल पे उन्होंने पोस्ट किया कि वो राजा भैया उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे। एक ऑडियो उन्होंने 23 सेकंड का ऑडियो उन्होंने रिलीज किया था, और कुछ फोटोज डाली थी, अपनी हॉस्पिटल की फोटोज डाली थी। एक पूरी की पूरी चादर पे रखी हुई असलहों की फोटोज डाली थी। होम मिनिस्ट्री में 2 महीने पहले एक पोस्ट उन्होंने डाला था, और माफी चाहूंगा, एक लेटर उन्होंने डाला था कि इनसे प्रतापगढ़ समेत उत्तर प्रदेश समेत देश को खतरा है, कि इनके पास हाईटेक असलहे हैं और हाईटेक बम से काफी उन्होंने आरोप लगाया था। वो लेटर भी आप देखे होंगे, पढ़े लेकिन होंगे। ज्ञानेंद्र और ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र, एक सवाल है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू जरूर दिया है और अपनी बात रखी है। बिल्कुल भी वो भी अपना पक्ष रखना चाहती है, रख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जैसा आपने बताया कि उन्होंने जा करके अपने जिस घर से वो ताल्लुक रखती वहीं पर जाके उन्होंने विवाद किया, उनकी माँ ने भी उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ उनके जो बेटे हैं, उन्होंने भी उनके पोस्ट के बाद एक पोस्ट किया था और साफ तौर पर अपनी माँ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि पैसों की लालच में, क्योंकि बेटे ने भी इस तरीके की बातें उस पर पोस्ट में कही हैं और साफ तौर पे उन्होंने बताया है कि वो पैसे को लेकर के कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रही है और पैसों की डिमांड इतनी ज्यादा है, क्योंकि करोड़ों रुपए की बात की जा रही है, साथ ही साथ महीने का गुजारा भत्ता भी करीब 25 लाख रुपए की बात की जा रही है। तो एक बड़ी बात है, क्या इस तरीके से ऐसा करके क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया साफ तौर पर, क्योंकि अक्षय प्रताप सिंह भी जो उनके बेहद करीबी हैं, और सबसे बड़ी बात वो कहते रहते कि कुछ विरोधियों का साथ है उनको, और यही कारण है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की छवि को धूमिल किया जा रहा है। क्या कुछ है इसका मामला? क्योंकि कोई भी उनका समर्थक नहीं है, यहाँ तक कि उनके जो चचेरे भाई हैं वो भी उनके विरोध में खड़े हैं, उनके बेटे भी उनके विरोध में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत सारी बातें कह रही हैं, लेकिन अभी तक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने एक भी बात उनका विरोध नहीं किया। शायद उनके पिताजी भी जो चाहते हैं कि इसमें कोई दरार ना आए और मामला सेटल हो जाए, लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन पा रही है? क्योंकि लगातार उनकी तरफ से दबाव बनाने की, उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, होम मिनिस्ट्री को पत्र भी लिखा जा रहा है। लेकिन क्या इस पूरे मामले पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो अब तक चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने एक भी वर्ड नहीं बोला है? क्या अपनी बातों या अपना पक्ष रखने के लिए क्या कोई डेट निर्धारित की है, या कोई ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही कि जल्द वो अपना पक्ष रख सकते हैं? ज्ञानेंद्र, बिल्कुल, देखिए, पक्ष रखने की बात, जब से ये मामला सामने आया 2015 में, अवैध संबंधों का मामला सामने आया एक महिला पत्रकार के साथ कि इनके अवैध संबंध चल रहे हैं, तब से ये दरार बीच में आई। लेकिन दरार इतनी बड़ी हो जाएगी कि एक घर टूटने पे आ जाएगा। ये 2015 से पूरा मामला चल रहा है। लेकिन आरोप है उनका कि उनके साथ इस तरीके किसी के साथ संबंध है, किसका क्या है इसकी आईबीसी पुष्टि नहीं करता, ना ही ज्ञानेंद्र करते, ना हम लोग करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही उसी पे आ रहा हूँ। मेरे पास जो अपडेट में एक मीडिया संस्थान को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन ना IBC 24 इसकी पुष्टि कर रहा है। केवल एक संस्थान के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो इंटरव्यू दिया,
2022 में ये पूरा मामला पब्लिकली हुआ। आज से कुछ महीने पहले इस पे हम लोगों ने चर्चा भी की थी। साफ तौर पे अच्छा प्रताप सिंह जो उनके चचेरे भाई हैं, मुंह बोले भाई हैं, वो लगातार मीडिया के सामने आए। पूरा का पूरा मामला ये कहा जा रहा है कि भावनी सिंह का आरोप ये है कि जो इनके मुंह बोले भाई हैं अच्छा प्रताप सिंह जो एमएलसी है, इन्होंने आधी से ज्यादा जो इनके कंपनियां चल रही हैं, जो भावनी सिंह जिसमें जिनका शेयर था, ये पूरा अपने नाम इन्होंने करवा लिया है। इसीलिए पूरा मामला ये तूल पकड़ा। इन्होंने अपने अच्छा प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी पर भी मुकदमा लिखाया है, उसका एक अलग मुकदमा चल रहा है। और साफ तौर पे ये सही है कि हाँ, भावनी सिंह के नाम पे कुछ कंपनियां थी जो कि दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तराखंड में भी चल रही थी। और इनका आरोप है कि उत्तराखंड की जितनी कंपनियां हैं और शेयर्स हैं, वो अच्छा प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने अपने नाम शेयर कर लिया है। एक तरीके से हमारे खिलाफ भरा जा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से कुछ साल पहले भावनी सिंह के ऊपर राजा भैया ने, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, वो लगातार कुछ ऑडियो रिलीज की थी। और एक अभी जो 23 सेकंड का ऑडियो रिलीज हुआ है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आपने पिछली बार मेरे ऊपर गोली चलाया था क्या। इस बार उस ऑडियो की हम लोग पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट किया था कि अगर आपकी मैं मर जाऊंगी तो आपको उम्र कैद और फांसी तक हो सकती है। तो राजा भैया ने उनका अब राजा भैया है उस आवाज में या कौन है, इसकी हम लोग पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। फिलहाल ये जो विवाद चल रहा है, परिवार का विवाद, इसमें उदय प्रताप जो राजा भैया के पिता है, उन्होंने जब एंट्री मारी थी, साफ तौर पे कहा था कि अब हमारे परिवार में, उन्होंने पब्लिकली नहीं बोला था, ये महसूस हुआ हो गया था पूरे कुंडा समेत प्रतापगढ़ आसपास के जिलों में भी ये महसूस हो गया था कि राजा भैया का पारिवारिक कलह अब शांत हो गया है। क्यों? क्योंकि बड़े महाराज की एंट्री हो गई है। और ये कहा जाता है कि बड़े महाराज और राजा भैया आमने सामने तक खड़े नहीं होते साफ तौर पे। लेकिन अब जिस तरीके से कुछ दिन पहले शिवराज प्रताप सिंह जो राजा भैया के बड़े बेटे हैं, सुपुत्र हैं, उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि आज तक मैंने पारिवारिक मसले में कभी भी जो है पोस्ट नहीं किया है। और मैं इसको बहुत ही दुख के साथ आज मैं पोस्ट कर लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया था कि पहले 1 करोड़ मांगा हमारी माता जी ने, फिर 10 करोड़ मांग रही है, 25 लाख रुपए हर महीना मांग रही है। एक ताऊ का उन्होंने जिक्र किया है, ताऊ कौन है फिलहाल इसकी हम लोग इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्होंने एक ताऊ का भी शिवराज प्रताप ने एक ताऊ का भी जिक्र किया है। साफ तौर पे देखिए, अब उधर से भावनी सिंह जो राजा भैया की पत्नी है, राजा भैया की बेटी ने अपनी माँ की ओर से एंट्री की थी। अब राजा भैया के सुपुत्र बड़े वाले शिवराज, वो अब एंट्री कर ले गए हैं। तो देखिए, अब पूरा परिवार, बाप, बेटा और उधर से माँ और बेटी एंट्री कर रहे हैं। तो अब साफ तौर पे ये पारिवारिक कला अब सुर्खियां बन चुकी है। हर एक को दूसरे को तंज कसे जा रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय तक वो जाएंगी, अमित शाह से मिलने की बात कही जा रही है, अमित शाह से मिलेंगी। राजनीतिक जो एक बड़ा राजघराना है, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक सियासत कहते हैं ना कि सियासी परिवार है, और सियासी परिवार में जिस तरह की खलबली मची हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, पहले उनकी पत्नी ने आरोप लगाए, अब एक तरह से देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष की बात है। एक तरफ उनकी बेटी उनके साथ खड़ी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई उनके विरोध में हैं, उनके बेटे उनके विरोध में हैं, और यहाँ तक की बात की जाए तो उनके जो मायके पक्ष वाले भी हैं, कुछ वो लोग भी उनके विरोध में हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं दबाव बनाने की बात ज्यादातर आ रही है, कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जितना ज्यादा दबाव होगा उतना ज्यादा उनके पक्ष में चीजें निकल करके सामने आएंगी। बहुत जल्द संक्षेप में बताइएगा ज्ञानेंद्र, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ बिल्कुल, आपने कहा कि ससुराल पक्ष की बात करें तो राजा भैया की साली और राजा भैया की सास राजा भैया के पक्ष में खड़ी हुई हैं। एक ऑडियो राजा भैया ने भी रिलीज किया था कि उनकी मां ने साफ तौर पे कहा था कि मेंटली डिस्टर्ब चल रही हैं। और राजा भैया की सास ने बस्ती में एक इंटरव्यू भी दिया था, लखनऊ में एक इंटरव्यू दिया था कि भावनी सिंह का थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस चल
रहा है। तो साफ तौर पे कहें तो भावनी सिंह इस समय केवल अपनी बेटी के साथ केवल वो अकेली दिखाई दे रही हैं। उनके साथ कहीं ना कहीं बैक में सपोर्टेबल में अगर बात करें तो राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं सपोर्टेबल में। वो चाह रहे हैं कि ये परिवार न टूटे और फिर से भावनी सिंह की जो है भद्री किला और बेटी में एंट्री हो जाए। और भावनी सिंह लगातार कह रही हैं कि मैं तो वापस आना चाह रही हूँ। जो कथा कथित पत्रकार है राजा भैया उससे अपने अवैध संबंध तोड़ ले। अखंड ज्ञानेंद्र, क्या चीजें हैं, क्या चीजें निकल के आती हैं और कहाँ ये पूरा मामला जाता है? आरोप प्रत्यारोप का दौर। और सबसे बड़ी बात आपने बताई, शायद बेटी को छोड़ करके उनके पक्ष में उनके घर वाले तक नहीं है, और साथ ही साथ उनके पुत्र भी उनके विरोध में ही बातें लिख रहे हैं, उनके चचेरे भाई भी उनके विरोध में बातें लिख रहे हैं, उनकी माँ और उनकी बहन भी उनके विरोध में बातें लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो सांकेतिक हैं, जो कहीं ना कहीं कोशिश करती हैं कि एक तरफ से दबाव बनाने की राजनीति। अब फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना राजनीतिक परिवार और एक बड़ा परिवार कहीं न कहीं इस तरीके से पारिवारिक कलह का एक शिकार हो गया है, और जिसकी जो अब चर्चाएँ हैं, वो कहीं न कहीं परिवार से निकल कर के अब सड़कों में आ गई, घर से निकल कर के। तो कहीं न कहीं ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वक़्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं, और जिस तरीके से आज इंटरव्यू उन्होंने दिया है, तो उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में राजा भैया भी अपना पक्ष रख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये सुर्खियाँ बटोर रही है खबर, तो कहीं न कहीं उस पर अब पक्ष राजा भैया का भी देखने लायक होगा कि वो क्या इस पर अपनी बातें रखते हैं। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? जी बिल्कुल अखंड जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ पर जब से एसपी अभिषेक झा और जसजीत कौर यहाँ पे डीएम बनी है और इन दोनों ने कार्यकाल संभाला है, उस टाइम से महिला सुरक्षा को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं ये। और मिशन शक्ति के 5 फेज के तहत आज जगह जगह बिजनौर में कई इंटर कॉलेज के द्वारा पुलिस टीम के द्वारा महिला अधिकारियों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई और महिलाओं को और बालिकाओं को ये समझाया गया कि किस तरह से अगर हम पे कोई आपदा आ जाए या कोई बात आ जाए तो हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, किस तरह के। और जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं, ये सब हेल्पलाइन नंबर दिए गए उन लोगों को, और जागरूकता के तहत सबको मिशन शक्ति 5 फेज के तहत उन लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि आप लोगों पे अगर कोई भी इस तरह का कोई आपदा आ जाए, कोई बात हो जाए, तो आप पुलिस से भी दी गई है। बिल्कुल अजय, सही बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इस तरीके के प्रयास कर रही है कि महिलाओं के साथ किसी तरीके की कोई घटना घटित ना हो, और इसी को लेकर के मिशन शक्ति जो इनका अभियान है वो लोगों को जागरूक करने का है, महिलाओं को जागरूक करने का है। क्योंकि शक्ति जो मिशन शक्ति है, अगर देखा जाए कि नवरात्रि का दिन है और इस वक्त ये एक अभियान चलाया जा रहा है जागरूक करने का, उनको अपनी शक्ति का एहसास कराने की प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से गाजियाबाद में जो महिला पुलिस ने उसने एक बदमाशों का एनकाउंटर किया है, तो तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से जो महिला सशक्तिकरण की बात होती थी, महिला शक्ति की बात होती थी, वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में महिलाओं का एक बहुत बड़ी भागीदारी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो महिलाओं की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं एक तरह से शक्ति के रूप में वो निकल करके सामने आ रही है, उभर करके सामने आ रही है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से या महिलाओं को जागरूक या सुरक्षित करने के लिए इस तरीके से मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। एक और बात है, जिस तरीके से अजय, क्योंकि मिशन शक्ति से जुड़ा पूरा मामला है और इंटर कॉलेज या तमाम तरीके के रोमियो स्क्वाड चलाया गया था, क्या इसको लेकर के भी कोई अभियान चलाया जा रहा है इस वक्त? क्योंकि इस तरीके की जब स्थितियां आती है तो इस तरीके की चीजें चलती रहती है। जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ पे डीएम आई हैं जसजीत कौर, और एसपी द्वारा जिस तरह से यहाँ पे जब जब से आए हैं यहाँ पर, तब से जगह जगह कॉलेजों में जाया जा रहा है। जैसे आपको बता दें, नजीबाबाद, बिजनौर, नगीना, धामपुर, चांदपुर, ऐसे ही तमाम जो क्षेत्र हैं बिजनौर के, वहां पर सभी कॉलेज स्कूलों में इस तरह का ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों को, जो बालिका हैं उनको बताया जा रहा है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप पे अगर कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप पुलिस का सहारा तो लें। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी भी किया है, सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, परंतु उनको घर के लिए भी इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है। अगर आपके घर पर महिला के साथ, किसी के साथ अगर अत्याचार हो रहा हो या कहीं घरेलू हिंसा हो रहा हो कुछ भी, तो इस तरह के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि आप इस तरह की बात भी अगर कुछ हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर ही शिकायत कर सकते हैं। और अपने बचाव के लिए
या किसी भी तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि कोई भी मनचले अगर रास्ते में आपको परेशान करें या कुछ करें, तो पहले पुलिस की मदद से पहले आप भी अपनी खुद मदद कर सकें। इस तरह का अभियान लगातार यहाँ चलाया जा रहा है और बिजनौर पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर लोगों को शिक्षा दे रही है। हाँ, बिल्कुल अजय, देनी भी चाहिए क्योंकि देखिए महिला सशक्तिकरण अखंड का जी। जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट तभी फ़ायदेमंद होगा जब महिलाएँ सशक्त होंगी और इसी को लेकर के चाहे अगर बिजनौर पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों को बता रही है, जागरूक करने का काम कर रही है उन महिलाओं को। महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के तमाम मामले सामने आते हैं और अगर इस चीज़ों को उनको समझाएँगे, उनको बताएँगे, तो शायद उनके साथ जिस तरीके की उत्पीड़न की शिकायत होगी, अगर वो अपनी बातों को ना सिर्फ़ उन तमाम सक्षम अधिकारियों को ही बता सकती है, बल्कि उस समय क्या ज़रूरी कदम है, वो भी उठा सकती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, सभी लोग पूरी तरीके से साफ तौर पर कहीं न कहीं भी फील्ड पर तैनात नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर ये बता भी रहे हैं कि आपकी सशक्त आप तभी होंगे जब आप अपने बारे में ये तमाम चीज़ें जो आपसे आपकी कानूनी अधिकार की बातें हैं, तमाम चीज़ें हों, उसकी आपको जानकारी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अजय इस तमाम जानकारी के लिए। रजनीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। रजनीकांत, कौन-सी बड़ी खबर है? सर आपको बता दें जनपद मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र में आज कोर्ट के आदेश पर शराब का विनिष्टीकरण किया गया है जो 45 मुकदमों में जब्त की गई थी। आज वही विनिष्टी गया जिसकी कीमत 20 लाख से 85,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं एसपी सिटी एसडीएम के गया है और कर्मियों को कहना है इसी तरीके से कठोर कदम उठाते जाएंगे और जिस तरीके से अवैध तरीके से शराब जो पकड़ी जाती है उनको कोर्ट के माध्यम से कोर्ट के आदेश के बाद इनको विनिष्टीकरण किया जाता है। रजनीकांत, इस तरीके से अवैध शराब की तस्करी का मामला हो या कुछ भी हो, ये इस तरीके से जो तस्कर हो या अवैध शराब का जो कारोबार करते हैं, उस पर इस तरीके की क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती कि उनके मंसूबे या हौसले इस तरीके से इतना ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि इस तरीके की लगातार जो कार्रवाई है, कह दें इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। क्या कारण है? क्या उनके अंदर पुलिस का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, कोर्ट का डर नहीं है, न्यायालय का डर, किसी का भी डर नहीं है? तभी तो इस तरीके की चीज़ों को वो अंजाम देके के बखूबी निकल भी जाते हैं। वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा कितने दिन तक जेल में रहेंगे, ज़मानत पे बाहर रिहा हो जाएँगे और बहुत से ऐसे लोगों का, अपराधियों का जब आप इतिहास खंगालेंगे, तो बहुत सारे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। तो क्या जो हमारी न्यायपालिका है, यूँ कहें देखिए उससे सवाल नहीं खड़े करते या हमारा न्यायतंत्र है, क्या इस तरीके का है कि अपराधियों को इस तरीके से कहीं न कहीं संरक्षण या उनके अंदर कोई जो डर है ही नहीं। अगर वो डर होता तो इस तरह के कार्य को करते क्या? क्यों आखिरकार इन लोगों के खिलाफ पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करती है, जिससे इनके मंसूबों पर कहीं न कहीं पानी फिरे और इस तरीके का हौसला ना आए कि फिर से दोबारा ये कदम उठा सकें? अधिकारियों का सर ये कहना है जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है ऐसे ही जैसे अपराधी अवैध शराब का कारोबार जो करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कोर्ट में पेश करके सख्त कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी उनके साथ मिलेंगे उनको भी उठाकर जेल भेजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सबूत के अभाव से या किसी तरीके से उनको कहीं ना कहीं जमानत मिल ही जाती है। अब बिल्कुल शायद यही कारण है कि इसी का तो फ़ायदा उठा करके जो तमाम अपराधी हैं, वो कहीं न कहीं आगे बढ़ जाते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि उनको पता है कि हमारे यहाँ लूप होल्स क्या हैं और इसी लूप होल का फ़ायदा उठा करके इस चीज़ों को, इस घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रजनीकांत इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन-सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, हमारे पास जो तस्वीर है, पहले वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप भी देखेंगे इस तस्वीर को तो आपको भी एक बार सोचेंगे कि ऐसे लोग आखिर क्यों हैं और क्या वाकई में ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये एक बड़ी तस्वीर है। तो मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर एक बार प्लीज आप देखें और इस तस्वीर को देखने के बाद आपको समझ में आए इसके संबंध में मैंने अभी संबंधित बीओ से बात की है और बीओ ने हमें बताया कि कुछ मामला है, कुछ गांव के प्रधान द्वारा आरोप लगाया गया है शिक्षा के ऊपर, कुछ न कुछ जो भी है इसकी हम जो है आख्या ले रहे हैं। तो हमने उनको ये कहा कि आप इसकी समुचित जांच करके और हमें तत्काल जो है अपनी जांच रिपोर्ट प्रेषित करिए। तो जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार जो भी होगा वो कार्रवाई।
अखंड, कुछ समझ में आया आपके? देखिए समझ तो आ ही रहा है, लेकिन पूरी खबर डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए, कम से कम समझाइए कि क्या है पूरा देखिए, मैं मामला आपको बता ये। दूं कि ये पूरा मामला है प्राथमिक विद्यालय का, खीरो विकास खंड में एक प्राथमिक विद्यालय है, वहां का मामला है, जो निःशुल्क किताबें बच्चों को पढ़ाई के लिए दी जाती है, मुहैया कराती है सरकार। और जब सरकार मुहैया कराती है तो निःशुल्क कराती है, ड्रेस हो, खाना हो, किसी तरीके की ऐसी कुछ चीजें हो जो किताबें फ्री में सरकार दे रही है। वहां की एक शिक्षिका का, एक अध्यापिका के द्वारा कबाड़ी को बुला करके ये किताबें बेची गई और गांव वालों ने वीडियो बनाया, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। अब आप सोच सकते हैं कितनी शर्मनाक बात है कि वहां की अध्यापिका, जो टीचर है, जो गुरु है, कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरुदेव, ये कहावत हमारे यहाँ एक श्लोक है, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु ही किताबें जो वहां पे है, और कल पूरे इंडिया ने देखा कि जिस तरीके से एक शिक्षक जाता है स्पष्टीकरण देने सीतापुर में, और स्पष्टीकरण के बाद भी बीएसए उनसे नाराज होते और बेल्ट उतार के वहीं सूतना शुरू कर देते, बेसुताई होती उनकी। तो कुछ ऐसे लापरवाह और अनभिज्ञ, इन मतलब शब्द भी नहीं है शायद, ऐसे टीचरों की मानसिकता पे कि जो सरकार पे उंगली उठाने वाले लोग, सरकार को कोसने वाले लोग, आप उन्हीं के सरकार की तनख्वाह से पैसा ले रहे हो और उन्हीं की बदनामी कर रहे हो। जब ये मामला पूरा बीएसए के पास गया, नए बीएसए अभी शिवेंद्र सिंह इससे पहले बीएसए थे, उनका ट्रांसफर हो चुका है, और नए बीएसए आए हैं राहुल सिंह, इनके संज्ञान में मामला आया तो मीडिया ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने वहां के जो अधिकारी हैं उनको बात करी है और उन्होंने बताया कि हाँ सर, प्रधान के द्वारा कुछ मामला आया है और इसकी पूरी जांच की जा रही है। तो उन्होंने कहा जल्दी इसकी जांच करके आप मुझे दे, ताकि इस पे उचित कार्रवाई की जा सके। ये तो अधिकारी ने कहा, होगा भी। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर वायरल हुई, इसको देख करके बीएसए जो बैठा है, जो शिक्षा विभाग का मंत्री बैठा है, जो और टीचर है, जिस टीचर के द्वारा ये कृत्य किया गया है, क्या वो सही था? अगर सही होता इंद्रवीर तो सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल इंद्रवीर, यही सवाल है कि शिक्षक ही अपने लालच के लिए, अपने कुछ लालच के लिए इस तरीके से जो बच्चों को स्कूल प्रशासन को, स्कूल को मुहैया कराई जाती कि उन बच्चों को दिया जाए, सरकार मुहैया कराती फ्री में, और अगर उसको ही बेचा जाएगा शिक्षा के मंदिर में ही, तो सवाल खड़े होंगे ही होंगे। सबसे बड़ी बात है, दूसरी खबर आपने बताई सीतापुर में किस तरीके से हेडमास्टर ने बीएसए के साथ बदसलूकी की है। ठीक है, उनका स्पष्टीकरण उनको नहीं समझ में आया, तो क्या किसी ने अधिकार दिया है कि क्या बीएसए को आप अपने बेल्ट निकाल के कि बेल्ट से बेल्ट ही बेल्ट मारेंगे, 5 सेकंड में 5 बेल्ट मारेंगे? ये किसने अधिकार आपको दिया है? क्या ये हमारा कानून आपको अधिकार देता है? हमारा संविधान आपको अधिकार देता है? अगर आपको अपनी बातें रखे, आपने रखी और बीएसए उससे संतुष्ट नहीं हुए, आपके स्पष्टीकरण संतुष्ट नहीं हुए, तो क्या ये कार्रवाई जो आपने की है ये आपराधिक कार्रवाई है? इसको साफ तौर पर बोला था कि आपराधिक कृत्य है ये, कि आपने जिस तरीके का आपराधिक कृत्य किया है एक बीएसए के साथ, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ आपने इस तरीके कृत्य किया है। हेडमास्टर हैं आप, आपको पता होना चाहिए कि आपके आचरण शैली में जो लिखाया जाता है, बताया जाता है, उसमें क्या आचरण आता है, क्या यही आचरण है आपका? जब आप एक वहां करके शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी के साथ इस तरीके का क्रूर व्यवहार करेंगे, तो आप बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते होंगे और बच्चे आपसे नाराज हो जाते होंगे, आपकी बात नहीं समझ पाते होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या शिक्षकों को समझ नहीं आता कि क्या जिम्मेदारी है उनको? क्या वो शिक्षा देंगे बच्चों को? क्या वो ज्ञान देंगे जब उनके आचरण में इस तरीके की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी? जब एक अधिकारी के साथ इस तरीके का बर्ताव, बिहेवियर किया जाएगा, तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हो गया है उत्तर प्रदेश और भारतीय शिक्षकों को? क्या उनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता नहीं बची है? क्या उनके अंदर थोड़ा भी आचरण नहीं बचा है कि इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा के मंदिर में बच्चे ज्ञान लेने के लिए जाता है, उनको मुफ्त में किताबें मिलती हैं और उन किताबों को ही वो बेच देते हैं? क्या कार्रवाई की है क्या अभी तक इस पूरे मामले पर? क्योंकि अगर इस तरीके की घटना घटित हुई है तो अब तक तो चीजें निकल करके सामने आ गई होंगी इंद्रवीर, कि क्या ये पुरानी किताबें थी, क्या ये नए बच्चों की किताबें थी, कब इस सेशन की किताबें थी, कब की वो किताबें थी कि इस तरीके की हरकत वहां के शिक्षक ने की? अगर देखिए, अगर पुरानी किताबें थी तब भी वो कबाड़ी को नहीं जानी चाहिए थी, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं। नहीं अगर वो बिल्कुल पुरानी इंद्रवीर, किताबें थी
तो वो जाने न कबाड़ी तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो सरकार की है। अगर सरकार ने स्लैब चेंज किया है तो पुरानी किताबें अगर स्कूल में रखी है तो सरकार ने स्लैब तो चेंज किया नहीं कि आप फर्स्ट की किताबें थी हमने बेच दी। अरे आप जो नेक्स्ट ईयर आपके यहाँ स्टूडेंट आएगा, स्लैब चेंज तो है नहीं, तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट यूज कर सकता है ना वो। तो ये तो कहीं से अगर ये एक्सप्लेनेशन आता भी है कि पुरानी किताबें थी तो इस पे तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो हमने बेच नहीं, दी। बिल्कुल तो ये सवाल तो का एक्सप्लेनेशन जवाब एक्सेप्ट नहीं होगा। कि आपसे इसीलिए जानना चाहा कि क्या इस सेशन की ही किताबें थी, इस वक्त जो पढ़ाया जा रहा है उस वक्त की ही एग्जैक्टली किताबें थी, क्योंकि एग्जैक्टली किताब पुरानी हो या 5 साल पुरानी हो उसका कोई प्रावधान होगा, वहाँ के हेडमास्टर कोई ना कोई प्रावधान जरूर करते होंगे। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उसे बेच सके। पहली बात, शिक्षा के मंदिर में नहीं उसका क्या मिल प्रावधान है, उसका प्रावधान है कि वो किताबें अगर, लेकिन सही बात है, आपने उसका बिल्कुल प्रावधान है वाजिब सवाल किया आपसे कि क्या जो मौजूदा सत्र है उसी समय की किताबें हैं जिनको बेचा गया है या फिर कौन सी किताबें हैं, क्योंकि बिना प्रावधान के अगर इस तरीके कृत्य किया गया किसी शिक्षिका के द्वारा तो अपने आप में आपराधिक कृत्य है ये और उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। बिल्कुल। अगर देखिए वो प्रावधान भी है उसका कि वो अगर ऐसी अनयूज बुक है या कॉपीज है आपके पास तो उनको आप डायरेक्ट जो है बीएसए ऑफिस या हेड ऑफिस जो आपका बनता है वहां ले जाके कलेक्ट करके आप हैंड ओवर करें। वो बीएसए का आदेश होगा कि उसको वो मुख्यालय पहुंचाते हैं या कहा जाता है, या टेंडर जो उसको जो वेंडर होता है वो वेंडर को वापस जाएगा, उसमें कुछ पैसे में डिडक्ट होकर नेक्स्ट टाइम पे जब बुकें आएंगी वो वेंडर के यहाँ पे तो वो पैसा माइनस, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो पैसा आम जनता का है, वो पैसा आम जनता टैक्स से भर रहा है तो वहां से आ रहा है। तो ये प्रावधान है, ये प्रावधान से कहीं दूर नहीं है, बेचने का प्रावधान कहीं नहीं है। तो इन शिक्षिका के अभी जैसे बीएसए राहुल सिंह ने बताया कि हाँ इस पे जो है जांच के लिए दिया गया और जल्दी जल्दी उनसे आज्ञा मांगी गई है कि आज्ञा प्रेषित करें और उसके बाद उस पर उचित कार्रवाई होगी। तो उचित कार्रवाई बनती भी है और उचित कार्रवाई के साथ साथ कड़ी कार्रवाई बनती है इन पे कि उनका अपना क्या आदेश आएगा ये शिक्षा मंत्री के साथ में या जो मुख्य सचिव होंगे उनके साथ जैसे यहाँ से जब उन्होंने अपडेट कराया होगा तो ये सारी चीजें बात हुई है और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई के आश्वासन दिए और कार्रवाई होगी भी, क्योंकि ऐसे शिक्षा के मंदिर में जिसको मैंने सबसे पहले एक श्लोक से शुरू किया कि जिसको हम अपने माता पिता से पहले सबसे पहले अगर किसी को पूज्य माना गया है तो गुरु को माना गया है, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं हमारे लिए। तो उसी गुरु ने हमारे साथ ये कृत्य किया कि किसी एक का जो है जो भविष्य बनने वाली बुक है उनको आप कबाड़ी को बेच रहे 2 पैसे कबाड़ी में हम कितनी सी कितनी अच्छे बुके, कबाड़ी उसकी कीमत नहीं दे सकता, वो 10, 20 रुपए 50 रुपए देके जाएगा, कीमत की बात नहीं है। बात यहाँ मेंटलिटी की है कि योर मेंटलिटी एज नॉट करेक्ट कि आप उसकी, और जैसा आपने कहा कि टीचर साहब ने जाकर बेल्ट से वहां पे उनके ऊपर हाथ उठा दिया, तो हाथ उठाना जैसे आपने कहा कि उनको उससे बात करनी चाहिए थी क्या मामला था उस तरीके से। तो ये मानसिकता दर्शाती है कि आप टीचर है तो बच्चों के साथ बिहेवियर कैसे करते होंगे जो अभी बेजुबान है, 5th क्लास तक के बच्चे बेजुबान होते जिनमें भगवान का स्वरूप होता है। तो ऐसे बेजुबानों के साथ आप कैसे बिहेवियर करते होंगे जब आप ये बिहेवियर पे उतर आए हैं और आप एक उम्र दराज है, आप टीचर है, गुरु है, तो ऐसी शिक्षा कहीं से आप उस लायक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इसमें बीएसए ने वादा किया है कि उचित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की जाएगी अच्छा आने के बाद। जी करनी भी चाहिए इंद्रवीर, क्योंकि देखिए शिक्षा के मंदिर में अगर शिक्षक ही इस तरीके का कृत्य करेगा तो सवाल खड़े होंगे कि जिस शिक्षक के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है नौनिहालों का बच्चों के भविष्य संवारने का, अगर वो किताबें बच भी जाती थी, शेष रह भी जाती थी तो उसे सकुशल बीएससी ऑफिस में जमा कर देना चाहिए था, ना कि उसे बेचना चाहिए था। और बिल्कुल अगर शिक्षक ही इस तरीके से कबाड़ समझ लेंगे जो ज्ञान देने वाली किताबें हैं आपको दे देंगे तो अपने आप में शिक्षक की मानसिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं। शिक्षक की मानसिकता क्या है, फिलहाल देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग किस तरह की कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? आवाज आ रही है? आदर्श आ रही, बताइए। आदर्श, आपकी आवाज कम आ रही है, दूसरे लोगों की आवाज ज्यादा आ रही है, क्या किसी और पे माइक लगाए क्या? हेलो आदर्श, आपको आवाज आ रही है?
आदर्श, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बताइए आदर्श। नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। आदर्श, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके साथी जो है, आपके पीछे खड़े हुए लोग हैं, उनकी आवाज आ रही है। तो एक बार देखिए कि कहीं किसी में माइक तो नहीं एडजस्ट है। बताइए आदर्श। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आदर्श, आ रही, बताइए आप। हाँ, हम बताना चाहेंगे कि हरदोई हरदोई जनपद में ये जो हम जिस रोड पे खड़े हैं, ये सैजापुर रोड जाती है, एक जाती है पिहानी रोड, जो जानी खेड़ा होते हुए निकलती है। और जिस रोड पे खड़े हैं यहाँ पिहानी सिंधी पर, यहाँ पर ये नाला था, ये यहाँ पर एक नाला बना था, उसी पर इस खबर को दिखाया गया था काफी दिन पहले। ये देखिए, तो यहाँ पर IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खंड के चैनल पर एक बहुत बड़ी मोहर आरती जनपद में इस खबर को प्रमुखता से इसको दिखाया गया था। यहाँ पर काफी गहरा नाला था। इस नाले में यहाँ पर आए दिन लोग हादसे होते थे। यहाँ पर कई बार ये 6 फुट गहरा गड्ढा था। जिसमें हम खड़े हैं, ये नाला था। और इस नाले में कई बार जो है ऑटो पलट चुके। यहाँ पर कई बार देखिए, यहाँ पर डॉक्टर का क्लिनिक बना हुआ है, या कई दुकानें भी हैं। जो दुकानदार यहाँ पर जो सौदा लेने आते थे, उन्हें नाले में गिरकर चोट लग जाती थी। और उसके बाद में यहाँ पर जो प्रशासन इधर ध्यान नहीं दिया था, जबकि DM जो मंगला अपराध जी की कैपेसिटी से कई बार निकले भी होंगे, लेकिन उन्होंने इधर बनाने का कभी उनका ध्यान नहीं दिया। लेकिन सर, सभी अधिकारी लोग निकलते हैं। इस खबर को IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने प्रमुखता से दिखाया था। और यहाँ के जो चौराहे के बासी ने उनको बताया कि इस खबर को जो IBC 24 ने दिखलाया, और दिखलाने के बाद में इसको जब चैनल पर सिंगल दिखलाई गई, तो इस पर बहुत बड़ा असर हुआ। ये इसके 2-3 दिन के ये 2-3 दिन के बाद ये बना के और इसको कहीं ना कहीं मोहर लगाई गई है। अब आज यहाँ पे डॉक्टर से हमारे पास खड़े हैं, डॉक्टर पूछे अगर ये जो यहाँ पर एक गहरा नाला था, तो इसको लेकिन आप लोगों के सहयोग से ये नाला बन गया। यहाँ पर ऐसा जो नाला में गिरते थे, आज बन गया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी के लिए सुविधा होगी। ये कब से टूटा पड़ा था नाला यहाँ पर? ये सालों हो गया। और हमारे साथ आज यहाँ पर दुकानदार लोग हैं, उनसे बात। यहाँ पर एक नाला था, नाला बहुत दिक्कत कर रहा था। आप लोगों के सहयोग से बन गया। आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप किसी परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो नाला था, यहाँ पर अधिकारी भी निकलते थे। उसके बाद में ये कब से नाला खराब पड़ा था? बना है। तो अखंड जी, ये आप बताएं, IBC 24 का ही बहुत बड़ा असर है, और इसमें बहुत बड़ी मोहर आपको जनपद में लगी। और सिंगल खबर IBC 24 उत्तराखंड पर दिखाई गई थी, जिस पर यह खबर चलने के बाद में प्रशासन जो हरकत में आया, और इस नाले को जो खुला हुआ मेन होल था, इसको बनवाया गया है। अगर इसी तरीके से काम होते रहे तो हो सकता हम लोग भी अच्छा से वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब शिकायतें मिलती है, IBC 24 जाता है मौके पर, उसको दिखलाता है। दिखाने के बाद में उस पर यह असर हुआ है कि इसी रोड पे खड़े, देखिए हम उसी नाले पर खड़े हैं, ये देखिए नाला चल रहा है। ये एक पत्थर बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, और उस नाले पर एक बहुत बड़ी मोहर हर जनपद की लगाई गई थी। अब बिल्कुल आदर्श है। देखिए, यही होती है प्रमुखता के साथ खबर चलाना, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना। और अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है और साफ तौर पर अधिकारियों को जो आंखें बंद करके बैठे हैं, उनकी आंखें खोलने का काम करता है IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हम वही खबरें दिखाते हैं जो जनता से जुड़ी हुई है, जनता के हित की खबरें हैं। और शायद यही कारण है कि जब प्रमुखता के साथ हमने, और आज का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर यही नाला आप खबर दिखाने से पहले अगर आप जाग जाते, तो जो हादसे हुए हैं और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनकी साथ कोई दुर्घटना न घटित होती। फिलहाल हमारा काम है, और आदर्श जिस तरीके से दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वो जो खबरें दिखाते हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कहीं ना कहीं हरदोई जनपद वासियों के लिए मील का पत्थर जरूर साबित होती है। क्योंकि जब ये खबर दिखाते हैं तो उस खबर का असर जरूर होता है, और IBC प्रमुखता के साथ हर एक छोटी से छोटी खबर को भी दिखाएगा। हमारा मेन मकसद है कि लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को दिखाना, बताना,
और जो भी आंखें बंद करके बैठे हैं अधिकारी, उनकी आंखें खोलना। शायद यही कारण है कि जो आंखें अधिकारी बंद करके बैठे हुए थे, जब उनकी आंखें खुली तो उनको लगा कि शायद इस जगह पर कुछ काम होना है। जब हमने खबर दिखाई तो उनकी बंद आंखें खुल गई और अब धरातल पर वो कार्य दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर वहां के निवासियों के लिए, जो तमाम राहगीर हैं या फिर जो आसपास के जो निवासी हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जो आंख बंद करके प्रशासन सोया हुआ था, इस खबर के बाद वो जागा है और हरकत में आने के बाद उसने इस पूरे वहां पर जो भी कार्य कराना था, उसका निर्माण कराना था, उसने कराया। आदर्श, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने बताया कि जो पुराने डीएम थे, उन्होंने बहुत स्टेप नहीं उठाए, तो क्या जो नए जिलाधिकारी आए हैं, उनकी वजह से इस काम में थोड़ी देखने को मिली है, उनके आने के बाद इस काम को दार मिली है या रफ्तार मिली है? जी बिल्कुल, मैं अखंड बताना चाहूंगा जो हरदोई के जिलाधिकारी अनुन्नय शाह जो नए डीएम आए हुए हैं, उनकी कहीं ना कहीं पे कार्यशैली अच्छी है और वो वहां पर जाते हैं, वहां पर धरातल पर देखते हैं कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। ये अगर हम बात करें हरदोई जिला के जो जो नए नवनियुक्त डीएम अनुन्नय झा जी आए हैं, उन्हीं का ये दिया हुआ है, उन्हीं के द्वारा ये कार्य करवाया गया है। जी अखंड। और ऐसे हरदोई बिल्कुल जिले में आदर्श, बहुत सी जगह है जहाँ बिल्कुल, बिल्कुल आदर्श, बहुत सी ऐसी जगह हैं, ना सिर्फ हरदोई में बल्कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरीके के हालात हैं। लेकिन ये दिखाता है, दर्शाता है, बताता है कि अगर एक अच्छा अधिकारी आएगा तो बहुत सारी चीजों को, वो छोटी चीजों को भी ध्यान में रख करके उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है, अधिकारियों को निर्देशित करता है। और यही कारण है कि जिस जगह पर आप आज खड़े हैं, जहां पर कभी घटना के लिए लोग एक खबर आप खुद दिखा रहे थे, आज वहां पर आप खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि उसका निर्माण करा लिया गया। तो एक अच्छे अधिकारी की पहचान यही आदर्श, वो छोटी से छोटी खबर को भी देखता है और समझता है और लोगों की समस्याओं से, जो जनता से जुड़ी हुई हैं, उन समस्याओं को दूर कराने के लिए काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। हम अभिषेक से अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए भदोही से। अभिषेक, कौन सी बड़ी? जी अखंड, अगर भदोही की बात की जाए, खबरों में तो जी अखंड भदोही में जो संजय निषाद का आगमन हुआ भदोही में, बताइए जी की बताइए आवाज आ बताइए। रही है। जी जी असल में आज हम एक और आपको बताना चाहेंगे कि हरदोई जिलाधिकारी का जब यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया था तो एक कलेक्ट्रेट में कुर्सी पड़ी थी जिलाधिकारी जी के लिए। जो नए डीएम हरदोई जनपद में आए थे, उन्होंने क्या किया, उस कुर्सी को हटाकर एक आम कुर्सी जो होती है, उस कुर्सी को अपनी जो कलेक्ट्रेट में डाली गई और उस पर ही बैठ के जन सुनवाई का कार्य करते हैं। देखिए, यही और दिखाता, जहाँ बताया कहीं ना, भी इसीलिए जाते हैं बोला। वो जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जनता आपके पास, क्योंकि आप बड़े अधिकारी हैं, आपका दिल भी बहुत बड़ा होना चाहिए और जनता आपके पास किसी उम्मीद के साथ पहुँचती है और अगर जनता से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, परेशानियाँ हैं, तो उसे दूर करने के लिए अधिकारी बन के नहीं, आम जनमानस बन के ही सोचना होगा। और अगर इस तरह की कार्यशैली उनकी है, तो कहीं न कहीं अपने आप में हरदोई को एक अच्छा जिलाधिकारी मिला, ये कहना बिल्कुल भी गुरेज नहीं होना चाहिए इसमें, आदर्श। जिस दिन अगर हम बताएं, जिस दिन हरदोई के जिलाधिकारी ट्रांसफर होकर हरदोई आए थे, उसी के दूसरे दिन वो पहुंच गए थे फील्ड पर और जाने के बाद में एक नाला बना था और नाले के किनारे एक चबूतरा बना, उस पर जाकर बैठ गया। उनको ये नहीं लगा कि हम यहाँ के डीएम है, एक आम पब्लिक लेवल वो एक चबूतरे पर बैठे और जो कमियां थी उन्होंने चबूतरे बैठ कर उनको दिशा निर्देश दिए कि ये जो कमियां इनको पूरा किया जाए। तो यहाँ की अगर डीएम की बात करें तो एकदम से बिल्कुल सिंपल प्रचारधारा के हैं और सभी की समस्या सुनते हैं। अभी तो अब आगे कैसा कार्रवाई काम करते हैं, ये तो सर आने वाला समय बताएगा। जी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक हमारे साथ भदोही से हैं। अभिषेक, बताइए। जी अखंड, जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ जो रैलियों में जातिवाद की बातें की जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम रखता हुआ नजर आ रहा है। उसी पर जब भदोही में संजय निषाद का आगमन हुआ, संजय निषाद भी जो है कि उनके भी बिगड़े बोल नजर आए। इसमें उन्होंने कहा कि मैं सरकार से जो है कि इस पर अपनी बात रखूंगा और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सियासत है, उसमें कहीं ना कहीं जाति का बड़ा अहम योगदान रहता नजर आता है। जो भी पार्टियां हैं वह कहीं ना कहीं जाति आधारित जो है कि बातें ला करके ही राजनीतिक लाभ ले पाती हैं। तो जिस तरीके से जो है कि संजय निषाद ने आकर के ये बड़ी बात कही, उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल बचता हुआ नजर आ रहा है। जी अब दिक्कत ये है अभिषेक की कोई कोई फैसला आता है तो किसी के पक्ष में आता है, किसी के विपक्ष में आए। हो सकता हो जो सत्ता से जुड़े हो उनको वो बुरा भी लगे, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा भी लग रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या 21वीं सदी में भी हमको जाति का बखान करना चाहिए, जाति का गुणगान करना चाहिए, या फिर जाति से संबंधित समस्याओं वाली बातें करनी चाहिए? अगर आप इतने वर्षों से सरकार में हैं तो आपने क्या किया जाति के लिए, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। क्यों जाति को हमको आगे करना पड़ता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आज आज क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, हाईकोर्ट ने इसका फैसला दिया था कि इस पर रोक लगाई जाए, उसका पालन करा रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
तो कोर्ट के, न्यायपालिका के जो आदेश होते हैं उसका पालन कराना ही जिम्मेदारी होती है सरकार की। फिलहाल संजय निषाद, जिनकी राजनीति जो है वो जाति से ही शुरू होती है और जाति पर ही खत्म होती है, और ऐसे तमाम नेता हैं, संजय निषाद नहीं है, बहुत से ऐसे नेता हैं, सबका नाम लिया जाए तो हमारे ख्याल से पूरा का पूरा शो कम पड़ जाएगा। कोई मौर्य जाति से है तो वो अपनी अलग पार्टी बना के चल रहा है, कोई निषाद पार्टी से अपनी अलग पार्टी बना के चल रहा है, कोई यादव पार्टी बना के चल रहा है, कोई भूमियार पार्टी बना करके चल रहा है। इतनी ज्यादा पार्टियां हो चुकी हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लोगों को, इन नेताओं को क्या जाति ही सबसे बड़ी समस्या दिख रही है इस युग में, जहां पर लोग या टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, किसी सदी में हम हैं और सारी चीजें होती है, वहां पर अगर जातिगत राजनीति जब होगी तो किसका कल्याण होगा, इस समझ से परे है। क्या जातियों में बांट देने से क्या लोगों का कल्याण हो सकता है? बिल्कुल कल्याण नहीं हो सकता। ये बातें भी अब राजनेताओं को समझनी होगी और शायद इसीलिए हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और जिसका पालन अब उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है। फिलहाल एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने, उनका दर्द है, ये पीड़ा है अभिषेक, आप समझ सकते होंगे, क्योंकि जो उनकी राजनीति है वो इसी से निकली हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा होंगी तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। तो शायद इस दर्द को ही बयां कर रहे हैं। जी अखंड, जिस तरीके से संजय निषाद जैसे जो राजनेता हैं, इनकी अगर जो है कि राजनीतिक सफर देखी जाए तो कहीं न कहीं उनकी जाति पर आधारित देखी जाती है। जिस तरीके से निषादों पर ही उनके जो है कि हमेशा से बयान आते हैं और अपनी जाति को लेकर के ही जो है कि चाहे विधानसभा हो, चाहे उनका क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, वहाँ पर भी उनके जो भाषण होते हैं वह कहीं न कहीं जातिवादी ही होते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत देश में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप विकास की बात करते हैं तो विकास की बात में सर्व समाज आता है। पड़ता है तो मतलब किसी एक जाति की नहीं पड़ती है। मतदान पर होती है। अब यही अभिषेक, अगर ये नेता समझ जाते तो इस तरीके की स्थितियां क्यों पैदा होती, क्यों आपस में जातीय संघर्ष देखने को मिलता, एक जाति दूसरी जाति की क्यों दुश्मन हो जाती। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, कभी ठाकुर ब्राह्मण हो जाता है, कभी ठाकुर यादव हो जाता है, कभी निषाद हो जाता है, कभी राजभर हो जाता है। न जाने इस तरीके की स्थितियां पैदा क्यों होती है। और यही जातीय संघर्ष की बात, एक घटना कल घटित हुई गोंडा में, आपको बता दें अभिषेक, जहां पर बीजेपी विधायक के समर्थक और बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के समर्थक आपस में भिड़ गए। जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा था और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही जीएसटी उत्सव की पूरी वहां पे आरएसएस की बैठक भी होनी थी और कहीं ना कहीं एक धन्यवाद ज्ञापित करना था, लेकिन वहां पर बीजेपी के ही समर्थक थे, चाहे वो विधायक के समर्थक हों या फिर ब्लॉक प्रमुख के समर्थक, आपस में भिड़ जाते हैं और आपस में इस कदर भिड़ जाते हैं कि ना सिर्फ गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं, बल्कि कई लोगों के सर फट जाते हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ब्लॉक प्रमुख का बेटा भी घायल हो जाता है इस पूरे मामले में, वही बीजेपी विधायक के समर्थक भी घायल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब जब ये पूरी घटना घटित हुई, अब ये जातीय एंगल लेकर के चल रहा है। कहीं ना कहीं ठाकुर ब्राह्मण की बात हो रही है कि ब्राह्मण जो है वो जो ब्लॉक प्रमुख है वो ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं और विधायक है वो ठाकुर जाति से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो जातीय संघर्ष अब लगातार देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी, ठाकुर विरोधी, निषाद विरोधी, राजभर विरोधी, ये जो भूमियार विरोधी, तमाम ऐसी बातें निकल करके सामने आती है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक प्रयोग किए जा रहे हैं और इस प्रयोग से किसको कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रयोग के चक्कर में बहुत जो समाज है वो आपस में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ना सिर्फ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बल्कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती है और वो अपने आप को जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए चलना चाहिए था, वो इस जातीय संघर्ष का एक पार्ट बन करके रह गया है। फिलहाल तमाम चीजें हो रही हैं और राजनीति अलग एक रूप ले रही है, क्योंकि 2027 से पहले 2026 का पंचायत चुनाव है और इस पंचायत चुनाव में एक ये लिटमस टेस्ट है सभी राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, समाजवादी पार्टी के लिए हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस के लिए हो। एक लिटमस टेस्ट है और जिसमें ये जो भी इसमें बाजी मारेगा कहीं ना कहीं 2027 की जो बयार है, जो रुख है, उधर की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जातीय संघर्ष रुकता है या नहीं रुकता है, क्योंकि एक हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर इसका पालन कराने के लिए कहा और जब भी सार्वजनिक स्थल हो या पुलिस में जो जाति का उल्लेख होता है उसको उल्लेख करने से मना कर दिया गया। वही जातीय रैलियों की भी कहीं ना कहीं इस पर भी रोक लगाने की बात की गई है। फिलहाल 2027 की चुनाव की तैयारियां अभी से हैं और कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल के जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर खेमे में बेचैनी हो गई है, क्योंकि उनकी जो सियासत है वो जाति से ही होकर निकलती है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।